हम लोग पढ़ेंगे एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव, अर्थात यदि किसी वैद्युत ध्रुव को एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र का मतलब विद्युत क्षेत्र पहले से मौजूद है और वो एक समान है। एक समान विद्युत क्षेत्र का क्या मतलब है, जैसे और एक समान विद्युत क्षेत्र को दिखाते कैसे हैं, क्योंकि ज्यादातर हमारे कोर्स में जो है वो है एक समान विद्युत क्षेत्र या एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बातें होती हैं। तो सबसे पहले एक समान विद्युत क्षेत्र होता क्या है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम लोग क्षेत्र रेखाएं बनाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए कि इस एरिया में विद्युत क्षेत्र है, हम लोग क्षेत्र रेखाओं का प्रयोग करते हैं। तो एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शाने लोग पैरेलल लाइंस बनाते हैं और इनकी सघनता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाती है। अगर ये लाइंस पास पास हैं तो विद्युत क्षेत्र और सघन होगा, अगर दूर दूर है तो विद्युत क्षेत्र विरल होगा, यानी उसकी तीव्रता कम होगी। तो जैसे अगर हमने यहाँ पर एक कुछ पैरेलल लाइंस बना दी हैं और उनकी दिशा, उन तीर का निशान यानी एरो इधर लगाया है, तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है। अर्थात यानी इस एरिया में कहीं पर भी अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, तो जैसे अगर हमने कहा यहाँ पर अगर विद्युत क्षेत्र का परिमाण 10 है तो यहाँ भी 10 ही होगा, यहाँ भी 10 ही होगा, यानी हर एक जगह पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, समान होगा। अगली चीज जो बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ से दो चीजें पता चलती हैं और इसकी दिशा, क्षेत्र हमारा इस दिशा में होगा। अगली चीज जो हमको समझनी है, तो यदि इस विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रखा जाए तो उस आवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे ये विद्युत क्षेत्र हमारा है, इस विद्युत क्षेत्र में अगर हम कोई आवेश रख दें, तो जैसे हमने यहाँ पर एक आवेश रख दिया, कहीं पर भी ये पूरे क्षेत्र में कहीं पर भी एक आवेश रख दें तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उस पर हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला निकाला था, तो यहाँ से हम लोगों ने पढ़ा था F/Q। Q यानी जो परीक्षण आवेश या जो आवेश हम रखेंगे विद्युत क्षेत्र में, तो यहां से यानी विद्युत क्षेत्र होता है प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल। तो अगर विद्युत क्षेत्र हमको पता है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको पता है और उस विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रख देते हैं तो उस पर एक बल लगने लगता है। तो वो जो बल लगेगा, अर्थात यहां से हम फार्मूला निकालेंगे F=Q × E। E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और Q क्या है, जो आवेश हम रखते हैं उसका परिमाण है। तो उस पर एक बल लगता है। ये चीज बहुत ध्यान से समझना है कि जैसे किसी विद्युत क्षेत्र में हम आवेश को रखेंगे तो उस पर एक बल लगेगा, और बल का परिमाण हम इससे निकालेंगे, Q × E से निकालेंगे। लेकिन उसकी दिशा क्या होगी, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि उसकी दिशा जो होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा में या उसके विपरीत होती है। जैसे अगर यहाँ पर हमने धन आवेश रखा, तो धन आवेश रखेंगे तो उस पर बल जो लगेगा वो क्षेत्र की दिशा में ही लगता है। जैसे अगर यहाँ पर हमने ये चार्ज हमारा प्लस है तो इस पर जो बल लगेगा वो हम इससे निकालेंगे, Q × E से। अगर यहाँ क्षेत्र की तीव्रता E है तो इस पर लगने वाला बल Q = Q × E, और उसकी दिशा क्या होगी, उसकी दिशा क्षेत्र की दिशा, चूंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है तो इस पर जो बल लगेगा इधर ही लगेगा, अर्थात ये आवेश क्या होगा, इधर जाने लगेगा। और अगर ये ऋण आवेश है, यानी जैसे हमने कहा अगर ये -Q है तो यहां पर हमने एक चार्ज रखा -Q, तो इस पर बल कितना लगेगा, तो इस पर लगने वाले, क्योंकि ये Q है और ये भी -Q है, इसका परिमाण दोनों का समान है, तो इस पर जो लगने वाला बल होगा, यहाँ पर परिमाण हम निकालेंगे तो सेम आएगा, लेकिन बस दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। तो दिशा क्या होती है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, यानी अगर ये -Q है तो विद्युत क्षेत्र चूंकि इस दिशा में है सीधे, तो इस पर जो बल लगेगा इस दिशा में लगेगा, यानी इसके विपरीत दिशा में इधर लगेगा ये। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है कि धन आवेश पर जो बल लगता है विद्युत क्षेत्र में रखने पर वो क्षेत्र की ही दिशा में लगता है, और ऋण आवेश पर जो बल लगता है वो क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। इसको और थोड़ा समझ सकते हैं, जैसे अगर हम इस बिंदु पर अगर क्षेत्र की तीव्रता इधर E = 10 न्यूटन प्रति कूलाम है, तो यहाँ पर अगर हम कोई आवेश रखते हैं, जैसे हमने कहा यहाँ पर हमने रखा 2 कूलाम का आवेश रखा, Q बराबर कितना रखा, 2 कूलाम।
तो इस पर, और ये धनावेश है यानी ये प्लस है, धनावेश है, तो इस पर जो बल लगेगा उसका परिमाण हम कैसे निकालेंगे, यह बराबर Q इंटू ई से निकालेंगे, अर्थात 2 गुणे 10, यानी Q का मान कितना, परिमाण कितना है और E कितना है, तो यहां पर हो जाएगा 20 न्यूटन प्रति कूलम। लेकिन इसकी जो दिशा होगी वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसकी दिशा हम लोग, क्षेत्र की दिशा हम देख लेते हैं, क्षेत्र इस दिशा में है, तो इस पर जो बल लगेगा वो भी किस दिशा में लगेगा, क्षेत्र की दिशा में, यानी जो बल की दिशा होगी वो इसी दिशा में होगी। अगर ये ऋण आवेश होता, यानी हम कहते हैं कि ये माइनस Q होता, तो सेम फोर्स लगता, किधर लगता, ये क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगने लगता, माइनस Q पर जो बल लगेगा वो क्या लगेगा, क्षेत्र की विपरीत दिशा में। कहीं भी होगा तो बहुत आसान है कि धनावेश पर बल क्षेत्र की दिशा में लगता है, ऋण आवेश पर बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। उसका एक समान विद्युत क्षेत्र है और जिसकी तीव्रता, हमने कहा यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है उसकी तीव्रता ई न्यूटन पर कूलम, क्योंकि हम लोग फार्मूले का डेरिवेशन कर रहे हैं, यहाँ पर जनरल हम लोग ई मानेंगे, तो यहाँ पर ई मान लेते हैं, इसकी तीव्रता है। इस पे एक वैद्युत ध्रुव रखा गया है, जो वैद्युत ध्रुव है हम लोग यहाँ चित्र में देख सकते हैं, ये एक वैद्युत ध्रुव है जिसके दोनों आवेश हैं माइनस Q और प्लस Q है, और बीच की जो दूरी है 2L, तो जो हम लोग वैद्युत ध्रुव बनाते हैं हमेशा, यानी माइनस Q और प्लस Q, ये एक दो आवेश हैं और यहाँ बीच की दूरी हमने क्या ले ली, 2L, तो ये एक वैद्युत ध्रुव हमने रख दिया। ये इस तरह से अगर रखा है तो इस वैद्युत ध्रुव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीज हमको समझनी है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जैसे ही हम वैद्युत ध्रुव रखेंगे तो वैद्युत ध्रुव में दो आवेश होते हैं, तो दोनों आवेश चूंकि विद्युत क्षेत्र में स्थित है इसलिए दोनों आवेशों पर बल लगेगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में रहेगा तो उस पर एक बल लगने लगता है। तो अब हम देख सकते हैं प्लस Q, यानी ये धन आवेश है और ये ऋण आवेश है, तो धन आवेश पर बल किधर लगेगा, धन आवेश पर बल हमारा किधर लगेगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा क्योंकि क्षेत्र की दिशा इधर है तो धन आवेश पर बल क्षेत्र की दिशा में लगेगा, और उसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे, यह बराबर Q इंटू ई से निकालेंगे। अगली चीज, अब यहीं पर एक ऋण आवेश है, ऋण आवेश ये हमारा माइनस Q है, तो माइनस Q पर बल किधर लगेगा, यह बराबर Q इंटू ई से इसका परिमाण निकालेंगे। दिशा क्या होगी, धन आवेश पर इधर लग रहा था, ऋण आवेश पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में, क्योंकि क्षेत्र की दिशा इधर है तो ऋण आवेश पर बल किधर लगेगा, क्षेत्र की विपरीत दिशा में। इस प्रकार हम देख सकते हैं पर दो बराबर और विपरीत बल, यानी एक इधर लग रहा और ये एक इधर लग रहा है, तो बराबर और विपरीत बल विद्युत ध्रुव पर एक दूसरे से कुछ दूरी पर कार्य कर रहे हैं और उनकी दिशा क्या है, अलग अलग है। तो बच्चों, तो इसमें कक्षा 11 में हम लोग पढ़ चुके हैं दुर्बल आघूर्ण क्या होता है, कि यदि किसी वस्तु पर दो बराबर और विपरीत बल एक दूसरे से कुछ दूरी पर कार्य कर रहे हो, यानी एक ही बिंदु पर ना कार्य कर रहे हो, तो वो एक आघूर्ण बनाते हैं। आघूर्ण क्या करता है, वो उस वस्तु को घुमाने का प्रयास करता है। तो इसको यहाँ ऐसे समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक कोई वस्तु है ये, और इस पर दो बराबर और विपरीत बल, यानी एक बल F इधर और एक बल F इधर लग रहा है, एक दूसरे से कुछ दूरी R पर कार्य कर रहे हैं। तो बल आघूर्ण का जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है एक बल का परिमाण गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी। तो क्रिया रेखा क्या होती है, तो पहले चूंकि दोनों बल बराबर हैं तो कोई बल हम यहाँ रखेंगे और उनकी क्रिया रेखा यानी किस दिशा में वो कार्य कर रहे हैं दोनों बल। तो पहली चीज, ये बल हमारा इस दिशा में कार्य कर रहा है, इस दिशा में लग रहा है, तो ये इसकी क्रिया रेखा हो जाती है। और दूसरा बल जो F है हमारा इस दिशा में कार्य कर रहा है, इस दिशा में कार्य कर रहा है, तो ये पूरी रेखा ये इसकी क्रिया रेखा होती है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, तो F और ये R हो गया। तो इसको हमारा जो फार्मूला होगा F गुणे R, ये हमारा बल आघूर्ण, और बल आघूर्ण को हम लोग टाउ से दिखाते हैं, तो ये हमारा फार्मूला बनता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, बल और उनकी क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी। तो यहाँ पर लंबवत दूरी सीधे R थी। अब दूसरी कंडीशन जो हमारी है, ये मान लीजिए कोई वस्तु हमारी थी ये, अब इस पर दो बराबर विपरीत बल कार्य कर रहे हैं, एक बल इस डायरेक्शन में कार्य कर रहा है, एक बल इस डायरेक्शन में कार्य कर रहा है।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये बल बराबर और विपरीत हैं और एक दूसरे से मान लेते हैं r दूरी पर ही कार्य कर रहे हैं। तो अब ये भी क्या करेंगे, बलागुण बनाएंगे। तो एक पर एक बल इधर कार्य कर रहा, एक बल नीचे, तो इस तरह से ये इसको घुमाने का प्रयास करेगा और ये ऐसे घूम जाएगा, ये ऐसे क्या होगा, घूमने लगेगा। तो इसका जो फार्मूला लिखेंगे, अब चूंकि दोनों में से एक बल, तो एक बल हम रख ही लेंगे, लेकिन इनकी क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी, अब इन दोनों बलों की जो जहां पर कार्य कर रहे हैं जिन बिंदुओं पर, इनके बीच ये दूरी लंबवत दूरी नहीं है। हम देख सकते हैं ये ऐसे तिरछी दूरी है इस तरह से। तो लंबवत दूरी क्या होती है, ये इनकी क्रिया रेखा हो गई। हमने बताया था कि ये जिस दिशा में कार्य कर रहे हैं इस दिशा में और ये इस दिशा में, तो इनके बीच लंबवत दूरी हमारी ये हो जाएगी, ये वाली दूरी जो हमारी है ये लंबवत दूरी। हम देख सकते हैं ये क्रिया रेखा और ये क्रिया रेखा, तो ये लंबवत दूरी हो गई। अब इस लंबवत दूरी को हम कैसे निकालेंगे, अगर ये हमारा ये कोण थीटा है तो हमारा ये जो दूरी होगी r sin थीटा। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसका जो फार्मूला बनेगा, अब हमारा फार्मूला ये f इंटू आर ना होगी, टाउ इंटू एफ इंटू आर साइन थीटा, ये हमारा फार्मूला बन जाता है। तो इसी तरह से ये से हम लोग इसमें देख सकते हैं, इसमें जो तो बराबर और विपरीत बल लग रहे हैं, एक बल इधर F लग रहा है और एक बल इधर, तो दोनों की दिशा जस्ट अपोजिट है और एक दूसरे से कुछ दूरी पर यानी 2l दूरी पर कार्य कर रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, एक बलाघूर्ण बनाएंगे और उस बलाघूर्ण के कारण क्या होगा, ये ऐसे द्विध्रुव हमारा विद्युत क्षेत्र के भीतर घूमने लगेगा। तो ये चीज क्या करती है, यानी ये दोनों बल एक बलयुग्म बनाते हैं और उसको द्विध्रुव को क्षेत्र के भीतर घुमाने का प्रयास करते हैं, ये चीज हमको ध्यान रखनी है। तो द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बलयुग्म का आघूर्ण, उसको हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं। बलयुग्म के आघूर्ण को ये बलयुग्म बनाते हैं। तो बल यानी दोनों में से एक बल, चाहे जो बल हम रखें दोनों का परिमाण समान रहेगा, गुणे बल की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी हमारी कितनी होती है। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं चित्र से, तो दोनों में से एक बल हमारा F ही होगा, चाहे जो बल रख ले, और उसका मान हम लोग बाद में रखेंगे। तो दोनों में से एक बल F रख लें और उसको अभी हम लोग रख लेंगे F, और दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी क्या होगी, तो F गुणे, अब दोनों बलों की क्रिया रेखा हम यहाँ देख लें, तो एक बल इस दिशा में कार्य कर रहा है तो इसकी क्रिया रेखा ये हो जाएगी, और एक बल इस दिशा में कार्य कर रहा है तो उसकी क्रिया रेखा हमारी ये हो जाएगी। और इनके बीच जो लंबवत दूरी है, लंबवत दूरी हमारी कहाँ मिलेगी, तो लंबवत दूरी दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच जो लंबवत दूरी है, ये वाली दूरी जो हमारी है, ये वाली दूरी हमारी, अगर 3 पॉइंट नाम दे देते हैं कुछ, ये पॉइंट A है, ये B है यानी द्विध्रुव AB है, और ये पॉइंट C। तो जो लंबवत दूरी है वो क्या होगी, BC। तो हम यहाँ लिख देते हैं यह गुणे BC। तो अब BC हम निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पर अगर हम ये कोण थीटा मान लें, ये वाला कोण यानी कोण BAC अगर हम थीटा मान लें, तो यहाँ पर जो ये दूरी होगी BC, अब हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये BC लंब है और ये हमारा कर्ण मालूम है। तो अगर हम यहाँ से साइन थीटा निकालेंगे तो चित्र से देख सकते हैं, चित्र से साइन थीटा बराबर लंब हमारा ये BC है बटे आधा कर्ण, तो कर्ण क्या है हमारा BA, तो BA की जगह हम सीधे 2l लिख देते हैं। तो हमारा जो BC आया चित्र से, वो BC आया 2l साइन थीटा। तो इसका मान हम लोग इसमें रख देंगे। तो इसका मान रखने पर तो F और F का मान भी इसी हम पुट कर लेते हैं, क्योंकि हमको आवेश का परिमाण और क्षेत्र की तीव्रता दोनों पता है। तो F का मान रखेंगे Q इंटू E गुणे 2l साइन थीटा। तो ये हो गया हमारा फार्मूला, और ये बलयुग्म का आघूर्ण टाउ। अब इसको एक प्रकार से और हम लिख सकते हैं 2QL, इसको आगे पीछे कर लें, रीअरेंज कर लें, 2QL इसको एक साथ लिख लिया हमने इंटू E साइन थीटा। और 2QL हम लोग जानते हैं क्या होता है,
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, P। तो यहां पर हो जाएगा टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा, चूंकि 2QL किसके बराबर होता है, P के बराबर होता है। तो इस तरह से ये जो हमारा फार्मूला आ गया, यानी किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रखने पर उस पर एक बल युग्म का आघूर्ण कार्य करता है, यानी उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है जो द्विध्रुव को घुमाने का, क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करता है। हम लोगों ने पढ़ा द्विध्रुव पर बल जब लगेगा तो ये क्या होगा, द्विध्रुव धीरे धीरे ऐसे घूमने लगेगा, यानी क्षेत्र इधर है तो क्षेत्र की दिशा में ही ये घूमने लगेगा और घूम करके इस तरह से रुक जाएगा। तो ये द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करता है। तो ये इसका परिमाण होता है। जब भी थीटा वाले फार्मूले आते हैं तो वहां पर हम लोग ये चीज ध्यान रखिएगा, थीटा का अलग अलग मान रख करके और कुछ स्पेशल कंडीशंस हम लोग ज्ञात करते हैं। जैसे अगर थीटा 0 डिग्री है तो क्या होगा, थीटा 90 डिग्री है तो क्या होगा, थीटा 180 डिग्री है, और थीटा क्या है, ये जो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा है हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी वैद्युत द्विध्रुव का जो अक्ष है -q से +q को मिलाने वाली रेखा, ये जो वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष है, यानी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष से और विद्युत क्षेत्र की दिशा ये इधर है, इनके बीच कोण थीटा है। चीज और छोटी सी पहले हम लोग देख लें, ये जो हमारा बल आघूर्ण होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वो भी वेक्टर होता है और विद्युत क्षेत्र वेक्टर होता है। तो इसको अगर हम वेक्टर रूप में लिखें और ये साइन थीटा, तो दो वेक्टर का गुणा वेक्टर आता है, तो उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। तो इसका जो वेक्टर रूप है ये भी पूछा जाता है, वेक्टर रूप भी 1 नंबर में 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जाता है या ऑब्जेक्टिव में आता है। तो इसको हम लोग वेक्टर रूप में लिखते हैं, तो टाउ के ऊपर वेक्टर और ये P क्रॉस E, इस तरह से इसका वेक्टर रूप लिखते हैं। अगर इसकी दिशा की बात करेंगे तो इन दोनों को मिलाने वाला जो प्लेन बनेगा, यानी दोनों की दिशा के लंबवत दिशा बल आघूर्ण की होगी। ठीक, तो इसके बाद जो विशेष दशाएं, विशेष स्थितियां हैं उसकी बात हम लोग करेंगे। तो जो विशेष स्थितियां हैं, इससे पहली स्थिति यदि द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में है अर्थात थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो द्विध्रुव की दिशा क्या होती है, तो द्विध्रुव की जो अक्ष की दिशा होती है, हम लोगों ने अभी बात किया था -q से +q को मिलाने वाली जो रेखा है ये द्विध्रुव की अक्ष है और ये क्षेत्र की दिशा है, इधर ये क्षेत्र की दिशा है। तो इसका थीटा जो है अगर 0 डिग्री हो जाए, यानी अगर हमारा द्विध्रुव इस तरह से हो, यानी -q इधर और +q इधर, तो क्षेत्र की दिशा इधर ही होगी और वैद्युत द्विध्रुव की दिशा, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष की दिशा भी इधर ही होगी। तो इधर दोनों दिशाएं इधर ही हैं अगर, तो थीटा क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो फार्मूले हम रखेंगे, अतः टाउ का जो मान आएगा, टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 0 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं साइन 0 का मान क्या होता है, 0, तो टाउ इक्वल टू 0, यानी उस पर कोई भी बल आघूर्ण नहीं कार्य करेगा। यानी जब द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में ही होगा तो उस पर कोई भी बल आघूर्ण नहीं कार्य करेगा, और बल आघूर्ण नहीं कार्य करेगा तो द्विध्रुव अपनी जगह स्थिर रहेगा, यानी विद्युत क्षेत्र के भीतर रोटेट नहीं करेगा। दूसरी जो दशा है, यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, थीटा 90 डिग्री होने का क्या मतलब है, यदि -q यहाँ पर और +q यहाँ पर, तो क्षेत्र द्विध्रुव की जो अक्ष होगी वो हमारी कैसी होगी, सीधे -q से +q की ओर, और E की दिशा इधर ही है, तो थीटा कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा यहाँ से। तो थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो जो यहाँ पर थीटा का मान रखेंगे, टाउ इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, PE साइन 90 डांस होगा, 90 डिग्री होगा, और हम लोग जानते हैं साइन 90 का मान 1 होता है। तो ये हमारा टाउ इक्वल टू क्या मिलेगा, PE। और एक चीज और यहाँ पर, तो साइन 90 का ये थीटा का अधिकतम मान, यानी थीटा 90 डिग्री पर साइन की वैल्यू अधिकतम आती है। हमारे फार्मूले में क्या है, PE साइन थीटा, तो साइन का अधिकतम मान इसी फार्मूले में आता है। इसीलिए टाउ को इस स्थिति में यहाँ पर टाउ मैक्सिमम भी कहते हैं, अधिकतम। यानी अगर हम कभी ये कहें कि वैद्युत द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण कब लगता है, तो अधिकतम बल आघूर्ण तब लगेगा जब द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा के लंबवत स्थित होगा। थीटा बराबर 180 अंश। थीटा 180 अंश का मतलब क्या है,
माइनस क्यू इधर और माइनस क्यू इधर और प्लस क्यू इधर है, तो अक्ष की दिशा इधर होगी द्विध्रुव के, और ई की दिशा उधर, थीटा कितना बनेगा 180 अंश, दोनों विपरीत दिशाएं हो जाएंगी। तो उस स्थिति में साइन 180 अंश का मान क्या होता है 0, तो टाउ इक्वल टू 0। तो ये दोनों स्थितियों में उस पर जो बल आघूर्ण कार्य करेगा वो क्या आएगा 0 आएगा। इन दोनों स्थितियों में एक अंतर है छोटा सा, इसको हम लोग अस्थाई संतुलन की अवस्था कहते हैं। ये जो हमारा होता है अस्थाई संतुलन की अवस्था होती है, और ये जो स्थिति है ये होता है अस्थाई संतुलन। ये जो स्थिति होती है ये स्थिति होती है अस्थाई संतुलन की अवस्था। अब अस्थाई और अस्थाई संतुलन में क्या अंतर है? अस्थाई और अस्थाई संतुलन हम बहुत आसानी समझ सकते हैं। जैसे इसको अगर हम थोड़ा सा उठा दें या यहाँ से ले जाके छोड़ेंगे थोड़ा सा उठा कर बल लगा करके, तो फिर ये यहीं पर गिर जाएगी, ये इसी अवस्था में रहेगी। तो इस पर हम बल लगाते हैं, छोड़ देते हैं, ये तो ये यहीं पर टिकी रहेगी, तो इसको हम लोग अस्थाई संतुलन कह सकते हैं। लेकिन अगर इसी को हम लोग ऐसे रख दें, इसको ऐसे रखेंगे, तो ये मान लीजिए एक ऐसे किसी तरीके से खड़ी हो गई, तो ये, लेकिन जैसे इसको टच करेंगे, थोड़ा सा टच करेंगे, तो ये क्या आ जाए पुनः इस तरह से ये गिर जाएगी। और जब ये गिर जाएगी तो ये अपने अस्थाई संतुलन में थी आ जाएगी। पहले इस तरह से अगर ये है तो ये अस्थाई संतुलन है, यानी इस पर थोड़ा सा भी बल लगेगा तो ये क्या होगी अपने अस्थाई संतुलन में चली जाएगी। यहाँ देख सकते हैं कि अगर ई की दिशा इधर है और क्षेत्र इसकी एक्सिस की डायरेक्शन भी यही है, तो अगर यहाँ पर ये हमारा द्विध्रुव है, इसको अगर हम यहाँ से थोड़ा सा टर्न करके छोड़ दें, यानी अगर ये द्विध्रुव हमारा इस अवस्था में आ जाएगा, यानी प्लस क्यू इधर आ गया यहाँ पर है और माइनस क्यू हमारा यहाँ पर है, तो इस पर इस स्थिति में फिर क्या होगा, क्योंकि क्षेत्र की दिशा इधर है तो इस पर बल इधर लगेगा F, और इस पर बल इधर लगेगा। फिर ये जो बल आघूर्ण बनाएंगे ये किधर बनाएंगे, इसको ऐसे ही घुमाने का प्रयास करेंगे, तो पुनः इसको अपनी अवस्था में ही ये ले आएंगे। लेकिन जो दूसरी अवस्था है, अगर हम लोग माइनस क्यू इधर है, यानी द्विध्रुव को हम इधर रखते हैं और प्लस क्यू इधर रखते हैं, क्षेत्र की दिशा वही है, तो इसमें ये इधर इसकी अक्ष इधर है, अक्ष की दिशा, और ई की दिशा इधर है, 180 अंश, यानी तीसरी जो कंडीशन है। इस स्थिति में अगर हमने इसको थोड़ा सा बल लगा के छोड़ दिया, यानी इसको हमने बाय चांस दूसरी जो स्थिति है इस स्थिति में अगर हम ले आए प्लस क्यू और माइनस क्यू, इसको मिटा देते हैं कंफ्यूजन के लिए, तो अब हम देख सकते हैं कि इस पर जो बल लगेगा इस प्लस क्यू पर इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि क्षेत्र की दिशा इधर है, इधर लगेगा बल, और माइनस क्यू पर बल किधर लगेगा, क्षेत्र की विपरीत दिशा में, तो क्षेत्र की विपरीत दिशा इधर है, यह बल इधर लगेगा। तो अब जो स्थिति पहले थी, यानी पहले वाली स्थिति क्या थी, पहले वाली स्थिति थी माइनस क्यू इधर था प्लस क्यू इधर था, तो अब इसको थोड़ा सा ऐसे करके अगर हम छोड़ देंगे तो ये पुनः ऐसे नहीं आएगा, अपनी पुरानी अवस्था में नहीं लौटेगा। अब देख सकते हैं हम लोग ये क्या करेगा, इसको ऐसे घुमा करके पुनः इसको इस स्थिति में ले आएगा, यानी प्लस क्यू इधर चला जाएगा और माइनस क्यू इधर, यानी ये पूरा ऐसे अगर हमने पहले इस अवस्था में था तो प्लस पहले इस अवस्था में था, अब अगर हम इसको टर्न कर देंगे हल्का सा तो ये घूम करके पुनः कहाँ चला जाएगा, अस्थाई संतुलन की अवस्था में चला जाएगा, इस स्थिति में चला जाएगा, यानी अपनी अवस्था में नहीं लौटेगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अस्थाई संतुलन की अवस्था कहते हैं। तो बच्चों जो चीजें यहाँ बताई जा रही हैं उसको नोट भी करते चलिएगा, वो चाहे स्क्रीनशॉट लेकर के उसको बाद में आप नोट कर सकते हैं, या उसको आप लिखते चलिए बैक करके, उसको आप लिखते चलिए, बिना कॉपी पेन ले करके इसको देखने से केवल फायदा नहीं होगा, उसको आप समझने की कोशिश करिए, तैयार करने की कोशिश करिए। हम लोगों के पास समय है तो उसको अच्छे तरीके से तैयार कर